शूज बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट, वो पूरा आपका बॉडी का अलाइनमेंट मेंटेन करता है। चाहे आप खड़े भी हो या रनिंग कर रहे हो, आप शूज में बहुत फोकस करिए। कपड़ा, टी शर्ट कुछ भी किसी भी ब्रांड का होगा चलेगा। इवन फ्लैट चप्पल जो होती है, दैट इज द मोस्ट डेंजरस चप्पल्स, इवन वर्स देन द हिल। आपका एक बैक सपोर्टेड होना चाहिए आप जब बैठे हो तब। सेकंड, आपका फुट रेस्ट होना चाहिए, लेग्स आपके हैंगिंग नहीं होने चाहिए। तो लेग्स हैंगिंग हो गए तो आपका वो स्ट्रेन बैक के ऊपर पड़ेगा। जो आपका स्क्रीन का लेवल है वो आई लेवल या आई से 10 डिग्री डाउन लेवल होना चाहिए। आप बहुत ज्यादा झुक के काम करोगे, स्क्रीन बहुत नीचे रखोगे तो आपका उसका सर्वाइकल के ऊपर बहुत ही नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और आगे जाके उसके अंदर इश्यूज भी होते हैं कि उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में आपको पता नहीं चलता है। तो ज्यादातर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो लेट ही आते हैं। हड्डियों का जो आर्थराइटिस होता है तो वो एज के साथ में आता है। हमने लाइफ में कभी भी कोई एक्सरसाइज की नहीं, वेट बढ़ता गया, मसल बहुत ही वीक है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो पूरा लोड जॉइंट के ऊपर ही आएगा क्योंकि मसल्स लोड ले ही नहीं रहा है आपका, तो वो पूरा वेट पास ऑन होता है हड्डी के ऊपर। होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई। इस पॉडकास्ट में आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। हमारी जो डॉक्टर सीरीज हो रही है उसमें गुजरात के जो सबसे पहले सुपर स्पेशलिस्ट इन मैनुअल थेरेपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज जो हुए, एक ऐसे इंसान जिनका 19 साल का अनुभव है एज अ फिजियोथेरापिस्ट और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत ही बड़ा ट्रस्टेड नेम, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स बोलो या इंडियन स्विमिंग टीम को जिन्होंने ऑफिशियली स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट के रूप में सेवा दी है, सेलिब्रिटीज को भी जो थेरेपीज देते हैं, एक ऐसे इंसान कि जो हमें सिखाने वाले हैं कि सिटिंग हो, फ्रोजन शोल्डर हो, बैक पेन हो, जॉइंट इश्यूज हो, नी रिप्लेसमेंट हुआ है, क्या किया जाए घर पे ही, कुछ कुछ चीज़ें जो ऐसे सारे प्रॉब्लम से आपको हमेशा बचा सकती है। बहुत सारी चीज़ें फ्रॉम अ क्वालिफाइड डॉक्टर हम सुनने वाले हैं। सो वी हैव डॉक्टर हिरेन पटेल विथ अस। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग। अमेजिंग। सो मुझे और भी इंट्रोडक्शन आपका देना था। इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपने अचीव की है, आपको कैसे ऐसा लगा कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए, फिजियोथेरापिस्ट बनना चाहिए? जब मैंने 12th कंप्लीट किया तब इतना नॉलेज नहीं था फिजियोथेरेपी के बारे में, लेकिन जब स्पोर्ट्स देखते थे, मैचेस देखते थे, तब पता था कि फिजियोथेरापी जो होता है वो क्रिकेटर्स के साथ में काम करता है, स्पोर्ट्स में काम करता है। और इंडिया में तो हर कोई क्रिकेट खेलता ही है बचपन से, तो मैं भी खेलता था काफ़ी स्पोर्ट्स। तो एक ऐसा प्रोफेशन चुनना था कि जो मेरा इंटरेस्ट भी हो और मैं उसमें आगे भी बढ़ पाऊँ। तो मैंने फिर फिजियोथेरेपी कंप्लीट की। उसके बाद में मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर किया। तो मैं गुजरात का फर्स्ट सुपर स्पेशल उस टाइम पे बना और फिर मैं काम करता गया और जो एक ड्रीम होता है अपने फेवरेट प्लेयर्स को मिलने का, जैसे सचिन तेंदुलकर वाज माय फेवरेट प्लेयर सिंस माय चाइल्डहुड, तो 2012 में फर्स्ट टाइम उनसे भी इंटरेक्शन करने का मौका मिला मेरे को इसी फील्ड के द्वारा। वेरी नाइस। तो आपने काफी सारी चीजें कम समय में अचीव की है। तो हिरेन सर, आप ये बताइए कि आज लोगों को बैठे रहना इनएविटेबल हो चुका है। वो बच्चे हो जो पढ़ाई कर रहे हैं या किचन में भी आज काम काफ़ी कम हो चुका है, तो फीमेल्स भी बैठते हैं, या इवन जो फीमेल्स वर्किंग है या मेल्स जो वर्किंग है उनको बैठे रहकर काम करना काफ़ी रहता है। सो उस केस में क्या संभावना है कि हेल्दी रह सके या बैक हमारी हेल्दी रह सके? यस, हम अपने बैक को, अपनी बॉडी को, पोस्चर को परफेक्ट रख के काम कर सकते हैं। आज 10 में से 6% ऐसे है कि जो सिटिंग जॉब ही करते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो IT सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो या कोई भी प्रोफेशन में हो, तो एवरेजली 7 से 9 घंटे बैठ के काम करते हैं। जब आप 24 में से 1/3 टाइम जो आपका सिटिंग जॉब में करते हो, अगर वो पोस्चर आपका गलत होगा तो ऑफकोर्स आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वो पोस्चर आपका एकदम सही होना चाहिए। जब आपका वर्किंग एनवायरनमेंट हो, आपका चेयर का हाइट हो या टेबल का जो एडजस्टमेंट हो, वो आपकी हाइट के हिसाब से, आपकी बॉडी के हिसाब से परफेक्टली सेट हुआ होना बहुत ज़रूरी है। सो ये परफेक्टली सेट होने का मतलब कैसे? जैसे कॉमन इंसान जो सुन रहे हैं अभी, उनको अगर बैठे रहकर लैपटॉप में काम करना है या कुछ भी करना है तो कैसे, क्या अलाइनमेंट होना चाहिए? हाँ, एक बेसिक आप चीजों का मार्क करिए। आपका एक बैक सपोर्टेड होना चाहिए आप जब बैठे हो तब। उसके अंदर मतलब कि कुर्सी पे बैठे हैं तो उसमें पीछे जगह नहीं होनी चाहिए। आप चाहे वो वहां पे पिलो भी रख सकते हो अगर गैप रहती है तो उसके अंदर। सेकंड, आपका फुट रेस्ट होना चाहिए।
लेग्स आपके हैंगिंग नहीं होने चाहिए। हाँ। तो लेग्स हैंगिंग हो गए तो आपका वो स्ट्रेन बैक के ऊपर पड़ेगा, मतलब लटकते हुए नहीं होने चाहिए। हाँ, यस, ओके। सेम वे आपके फोरआर्म जो है वो सपोर्टेड होने चाहिए। वो भी हवा में हैंग कर रहे होगे तो आपके नेक के ऊपर ज्यादा स्ट्रेन क्रिएट करेगा। तो जो आपका स्क्रीन का लेवल है वो आई लेवल या आई से 10 डिग्री डाउन लेवल होना चाहिए। आप बहुत ज्यादा झुक के काम करोगे या स्क्रीन बहुत नीचे रखोगे या रॉन्ग पोजीशन में काम करोगे तो आपका उसका सर्वाइकल के ऊपर बहुत ही नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और आगे जाके उसके अंदर इश्यूज भी होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम, स्पाइन प्रॉब्लम के इश्यूज भी आते हैं। ओके। सो एक तो लेग्स आपके हैंगिंग नहीं होने चाहिए, वो आर्म रेस्ट के रूप में या तो जमीन पे रख कर आप बैठे, आर्म्स रेस्टेड होने चाहिए और आई लेवल पर आपका लैपटॉप या स्क्रीन या तो एटलीस्ट 10 डिग्री नीचे उतना होना चाहिए। ये कॉमन से और बैक सपोर्टेड होना चाहिए। अच्छा, अभी जो भी लोग ज्यादातर बैठना होता है और उनको बैक पेन, सर्वाइकल इश्यू जो शुरू हो जाता है, तो एग्जैक्टली बैठने से बॉडी पे इम्पैक्ट क्या आता है? क्योंकि कभी कभी लोगों को सीरियसनेस नहीं पता। तो लेट्स से हम लंबे समय तक बैठे हैं, क्या होता है बॉडी में एग्जैक्टली? जैसे कि हर एक पर्सन का एक मसल की स्ट्रेंथ होती है, किस जो रेगुलर वर्कआउट कर रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो वो उसको मसल्स में स्ट्रेन 4 या 6 घंटे बाद होगा। जो बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर रहा है उसको 2 घंटे में ही वो मसल्स के ऊपर स्ट्रेन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर उसकी स्ट्रेंथ कम है मसल्स की और वो लगातार 6 घंटे 8 घंटे काम कर रहा है तो मसल्स में स्टिफनेस डेवलप होना शुरू हो जाएगा, स्पाजम आना शुरू हो जाएगा और वो स्पाजम फिर धीरे धीरे आपके स्पाइन के ऊपर लोड क्रिएट करना शुरू हो जाएगा। और इसी वजह से आपको पहले शुरुआत में तो सिर्फ नेक पेन या बैक पेन होगा, मस्कुलर पेन होगा, लेकिन उसके बाद में आपको हेडेक, माइग्रेन, वर्टिगो जैसे भी इश्यूज लेटर ऑन इसमें से ही डेवलप होते हैं। इसी चीज को आप निग्लेक्ट करते हो तो उस दौरान आपको थोड़े बेसिक एक्सरसाइज भी करने चाहिए कि आपका मोबिलिटी मेंटेन रहना चाहिए। आपका नेक का रोटेशन कर लो, आप बीच बीच में शोल्डर को रोटेट कर लो, आप उसके अंदर थोड़ा हाफ एन आवर में आप थोड़ा एक माइक्रो ब्रेक ले लो, 2 मिनट का सिर्फ ब्रेक। आप अपनी पोजीशन को चेंज करके एक छोटा सा राउंड क्रिएट करके वापस अपनी पोजीशन पे आके काम करना शुरू करो। ये छोटी छोटी चीजें लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हिरेन सर, आप अगर एक्सरसाइज जैसे अभी आपने नेक रोटेशन बताया, शोल्डर रोटेशन बताया, सो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रोटेशन शोल्डर का या नेक रोटेशन, या अभी आप चेयर पे ही बैठे बैठे, इफ यू कैन शेयर मे बी 3 to 5 चीजें जो लोग कर सकते हैं और ये कितने इंटरवल पर करना चाहिए? कोई भी आप एक्सरसाइज अगर 8 घंटे काम कर रहे हो तो एटलीस्ट आप 1.5 और 2 आवर्स पे थोड़े से 10 मिनट आप 5 मिनट आप एक्सरसाइज के निकालो। उसमें आप बेसिक स्ट्रेच कर सकते हो, हाथ को लेके थोड़ा शोल्डर को भी स्ट्रेच कर सकते हो। चेयर पे बैठे बैठे आप थोड़ा साइड रोटेशन कर सकते हो, शोल्डर को पूरा रोटेट करिए, नेक को स्ट्रेच कर सकते हो, नेक को दोनों साइड देखिए, सीलिंग की ओर देखिए, आप आराम से 10 सेकेंड होल्ड करिए, रिपीट 2-3 टाइम्स। तो इससे क्या होगा, थोड़ी मोबिलिटी मेंटेन होगी, मसल्स में स्टिफनेस कम होगी। और अगर आपका कभी दिन वर्कलोड ज्यादा है तो उस दिन आप घर पे जाके थोड़ा हॉट शावर ले लीजिए, आइस पैक रखिए, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू। तो उससे भी आपका मसल एकदम रिकवर हो जाएगा। तो जब नेक्स्ट डे आप वर्क पे जाते हो तो आपका मसल एकदम फ्रेश होगा काम करने के लिए। ओके, सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि लंबे समय तक बैठते हैं, प्रॉब्लम एक्चुअली ज्यादा ये है कि वो जो लंबे समय तक बैठने की वजह से स्टिफनेस है उसे हम रिलीज नहीं करते हैं थ्रू स्ट्रेचेस। तो रिलीज करेंगे तो इतना प्रॉब्लम शायद फ्यूचर में क्रिएट ना हो। आपने हॉट पैक, हॉट शावर, आइस पैक के बारे में बताया, बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। तो अगर आप आसान भाषा में हमें ये समझाना चाहते हैं कि हॉट पैक और आइस पैक, उसका इस्तेमाल कब करना और कब नहीं करना? यस, जैसा ये सिचुएशन मैंने आपने बताया जिसमें सिटिंग जॉब है, उसमें मस्कुलर स्टिफनेस है और स्पाजम है, तो उसमें हॉट स्टिफनेस कम करेगा और आइस इन्फ्लामेशन कम करेगा, तो दोनों ही बेनिफिशियल है। लेकिन कंफ्यूजन तब क्रिएट होती है जब इंजरी हो गई, कभी आपका एंकल ट्विस्ट हो गया या नी ट्विस्ट हो गया कभी स्पोर्ट्स खेलते हुए, तो उस टाइम के आपको याद रखना है कि आप सिर्फ एंड सिर्फ आइस पैक ही करना है, क्योंकि उस टाइम पे स्वेलिंग आएगी, इंजरी होगी, फ्रेश ब्लड फ्लो उस तरफ जाएगा, तो स्वेलिंग को रोकना है हमको। तो वो आइस ही आप अप्लाई करोगे तभी वो स्वेलिंग रुकेगी। अगर उस टाइम पे आपने हॉट अप्लाई कर दिया तो स्वेलिंग हो सकता है कि जितनी आनी थी उससे भी ज्यादा बढ़ जाए और उसका आपका रिकवरी टाइम भी ज्यादा हो सकता है। ओके, सो स्वेलिंग हो तब आइस पैक? यस, स्वेलिंग हो, इंजरी हो तब पहले 2 दिन तो आपको सिर्फ आइस पैक ही करना है। 3rd दिन से आप कॉन्ट्रास्ट बाथ भी कर सकते हो, हॉट एंड कोल्ड वाटर में आप डिप करके ब्लड फ्लो इंप्रूव कर सकते हो, जिससे अपना हीलिंग रिकवरी फास्ट हो जाए। ओके। और हॉट पैक आपने बताया कि 2 दिन के बाद यूज करना है, या हॉट वाटर ले रहे हैं तो वो 2 दिन के बाद यूज करना है। बट क्या वो इंजरी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर बहुत ज्यादा इंजरी है तो कुछ और दिन लेने पड़ेंगे?
यस, स्वेलिंग अगर बहुत ज्यादा है ना तो आपको वेट करना है जब तक स्वेलिंग थोड़ा कम नहीं हो, तब तक आप हॉट को अवॉइड करो, उतना बेटर है। ओके ओके राइट। तो ये हॉट पैक क्या करता है, कोल्ड पैक क्या करता है बॉडी में? हॉट पैक जैसे आपने लॉन्ग ड्राइव किया है, ट्रैवलिंग किया है, तो मसल्स एक ही पोजीशन में, आप फ्लाइट में बैठे हो 6-6 घंटे 8-8 घंटे, तो सेम पोजीशन में बैठे बैठे मसल्स स्पाज्म में चले जाते, एकदम लॉक हो जाते, उसमें नॉट्स बन जाते, मसल स्टिफ हो जाता है। तो उसमें आप हॉट पैक करोगे, हॉट शावर लोगे तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा उस एरिया में, मसल्स रिलैक्स हो गए, वो नॉट्स ओपन होगी, तो स्टिफनेस कम हो जाएगा और आपका पेन भी कम हो जाएगा उसके लिए। तो उस टाइम पे आपको हॉट पैक बहुत अच्छा रिलीफ देगा इस तरह की सिचुएशन में। और कोल्ड पैक जो है वो इन्फ्लेमेशन को डाउन करने के लिए हेल्प करेगा मेनली। यस। ओके, सो अब हिरेन सर, आपके पास बहुत सारे अलग अलग केसेस आते होंगे अलग अलग इश्यू को लेकर। मैक्सिमम कौन से एज ग्रुप के इश्यू आते हैं और कौन सा इश्यू मोस्ट कॉमनली आज देखने को आपको मिल रहा है? इवन मुझे ये भी जानना है कि कॉमनली जो एज ग्रुप है, जैसे कि लेट्स से टीनेजर्स अगर आपके पास आते हैं तो उनके मोस्ट कॉमन इश्यूज क्या है? अगर एक 50+ लोग आते हैं उनके कॉमन इश्यूज, एक मिड एज लोग आते हैं उनके कॉमन इश्यू क्या है? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से किसी भी एज ग्रुप आप देखोगे, टीनेजर से लेके ओल्ड एज तक का इश्यू देखो तो गैजेट्स एक पार्ट ऑफ द लाइफ हो गया है उसके अंदर। कोई छोटा बच्चा 10 साल 12 साल का लड़का है या फिर कोई 65-70 ईयर्स के दादी है, तो उनको हर एक को मोबाइल चाहिए और मैक्सिमम टाइम स्क्रीन के ऊपर ही उनका बीतता जाता है। तो आज के डेट में स्पाइन रिलेटेड इश्यूज मैक्सिमम हमारे पास पेशेंट आते हैं। 10 में से 6 पेशेंट हमारे स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम वाले ही होते हैं। और कुछ ऐसे केसेस भी अभी आना शुरू हो गए जो हम 40 साल के बाद में देखते थे, वो आज की डेट में स्क्रीन के यूज की वजह से 15 साल 18 साल की एज में भी वो केसेस हमको देखना शुरू हो गया है आज के डेट में। तो इट्स अ थ्रेटनिंग। तो जैसे कि स्क्रीन का यूज बहुत ही करते हैं लोग आजकल, पेरेंट्स बहुत ही कम एज ग्रुप में भी मोबाइल बच्चों को दे देते हैं उनको पढ़ाई के लिए या एक्टिविटीज के लिए। इवन खाना बच्चा नहीं खा रहा है 3 साल का तो बोलते हैं छोटा भीम देख ले खाना खत्म। यस। तो स्क्रीन का यूज बचपन से मतलब शुरू हो जाता है उसका बच्चे को। तो समझो कि हमने आदत डाली है। बच्चा तो जब इस दुनिया में आया तो उसको तो ये सब चीजें पता ही नहीं थी, हमने उसको बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस कर दिए इस सब चीजें। तो अभी उसके साइड इफेक्ट्स में भी हमको ये देखने को मिल रहा है, जो सर्वाइकल स्पाइन रिलेटेड इश्यूज जो हमको रेडिकुलोपैथी वगैरह 40-50 की एज में देखने को मिले थे, अभी लास्ट वीक भी मेरे पास एक पेशेंट आया तो 14-15 ईयर्स की एज में वो चीजें हमको आज देखने को मिल रही है। बिकॉज वो लेट नाइट तक रूम में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो वो 4-4, 5-5, 6-6 घंटे भी स्क्रीन का यूज हो रहा है। तो ये लॉन्ग रन में ये जनरेशन के लिए बहुत ही थ्रेटनिंग होने वाला है इन फ्यूचर। सो वो बच्चे जो है जो लेट्स से 15, 16, 18, 20 साल के हैं, उनके अंदर कौन से ऐसे कॉमन इश्यूज आपके पास आते हैं ज्यादातर? जनरली सिटिंग लाइफस्टाइल में तो मोबाइल रिलेटेड आते हैं, लेकिन हाँ वो उनका स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज भी होते हैं, वो तो कॉमन ही है। कोई भी आप स्पोर्ट्स खेलोगे तो इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं अगर आप उसका वार्म अप पे ध्यान नहीं देते हो, कूल डाउन पे ध्यान नहीं देते हो, या अगर आपका टेक्निक कर रहे थे या फिर आपने ज्यादा खेल लिया है, तो इस तरह के स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज ज्यादा आते हैं। स्पेशली वुमेन्स में हमारे पास फ्रोजन शोल्डर, प्लांटर फेसाइटिस, हील पेन जिसको बोलते हैं, वो केसेस बहुत ज्यादा आता है। स्पेशली 40 to 60 ईयर्स की फीमेल में फ्रोजन शोल्डर के चांसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं आजकल। ओके। सो ये जो 40 to 60 फीमेल्स और इवन कुछ मेल्स जिनको हील पेन या खड़े रहने की वजह से मे बी जो भी अलग अलग इश्यूज उनको फेस होते हैं फ्रोजन शोल्डर, अगर पहले हम अलग अलग इश्यू की हम जरूर बात करेंगे, बट पहले सिर्फ अगर फ्रोजन शोल्डर को देखें तो वो क्यों होता है, जितने भी व्यूअर्स हैं या लिसनर्स हैं, क्यों फ्रोजन शोल्डर होता है, और अगर उनको हुआ तो उसके लिए घर पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। एक तो फ्रोजन शोल्डर इतना ट्रिकी कंडीशन है कि उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में आपको पता नहीं चलता है। तो ज्यादातर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो लेट ही आते हैं, उनको लगता है सोने में आ गया होगा इसलिए पेन हो रहा है, ये है। तो आपको उसको आइडेंटिफाई इस तरीके से कर सकते हो। कुछ भी सोने में आया हुआ पेन 2-4 दिन में, हफ्ते में चला जाता है। कोई भी पेन आपका शोल्डर के अंदर हो रहा है और 15-20 दिन से ज्यादा हो गया लेकिन वो क्योर नहीं हो रहा है, आपको हाथ पीछे ले जाने में दिक्कत आती है, कपड़े पहनने में, नहाने में दिक्कत आती है, आपको करवट लेके सोने में उस तरफ दिक्कत आती है, तो ये सब क्लासिकल सिम्टम ऑफ फ्रोजन शोल्डर है। फ्रोजन शोल्डर 40 से 60 साल की एज में ज्यादातर होता है। और इसका मेन रीजन क्या है? जनरली कोई इंजरी होती है तभी हमको प्रॉब्लम होता है। फ्रोजन शोल्डर ऐसी कंडीशन है विदाउट
अननोन कॉज भी होता है। अच्छा, सिर्फ आपको कुछ भी नहीं हो, आप नहीं गिरे हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो तो भी आपको हो सकता है। तो ये ऐसी कंडीशन है, उसको आपको अर्ली आइडेंटिफाई करना है। अदरवाइज ये ऐसा कंडीशन, उसके 3 फेजेस होते हैं, तो 3 फेज का टोटल ड्यूरेशन इज 1.5 ईयर। तो वो एक बार शुरू हो गया तो इट्स अ प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी डिसीज, तो जो लंबा चलता जाएगा और हो सकता है ये 1 से 1.5 साल तक भी आपको परेशान करे। तो आपने जल्दी उसको डायग्नोसिस करवा लिया, आइडेंटिफाई करवा लिया, अपने घर पे हॉट पैक आइस पैक शुरू कर दिया, आपके शोल्डर के सारे एक्सरसाइज मूवमेंट्स आप रेगुलर करते रहोगे तो वो डेवलप नहीं होगा और आप घर पे उसको इनिशियल बेस स्टेज पे क्योर कर सकते हो। एक बार ज्यादा हो जाएगा तो आपको फिर फिजियोथेरेपी और उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। सो घर पे एक तो पहले डिटेक्ट करना है, अर्ली डिटेक्शन, और दूसरा कोई ऐसी चीजें हैं जो उनको नहीं करनी, अवॉइड करनी, या कुछ चीजें जो उनको ऐड करनी एक्सरसाइज के माध्यम से, या और कुछ जो उनका फ्रोजन शोल्डर का पेन दूर कर सके, खुद ही कर सके, ऐसा कुछ? यस, फ्रोजन शोल्डर को आप खुद घर पे क्योर कर सकते हो। फ्रोजन शोल्डर का उसका नाम में ही है कि वो फ्रीज होगा, इसीलिए उसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। तो हमको उसको फ्रीज नहीं होने देना है। तो अगर आप दर्द हो रहा है करके आप शोल्डर पकड़ के बैठ जाओगे, आप बोलोगे नहीं हाथ ऊपर जाएगा, दर्द हो रहा है, नहीं करोगे, तो 110% 1-2 महीने के अंदर वो बहुत ही स्टीफ हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा पेन बेयर करके उसको थोड़ा मूवमेंट करना है कि आप उसको दूसरे हाथ का सपोर्ट से ऊपर ले जाओ, स्टिक का या टॉवल का यूज करके आपका उसका मूवमेंट करो, आप वॉल के सपोर्ट से उसको हाथ को ऊपर ले जाकर पूरा स्ट्रेच करो। तो ये सब आप एक्सरसाइज करते रहोगे और थोड़ा आइस पैक वगैरह करते रहोगे तो धीरे धीरे टाइम लेगा थोड़ा, लेकिन वो अपने आप ही क्योर हो जाएगा वो टाइम के साथ में। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो बहुत सिंपल सी चीजें सर आप बता रहे हैं। आपने हील पेन भी बताया। हील पेन मैं बताऊं कि मेरे घर पे जो कुक है, नरेश उनका नाम है, उनको ऑलमोस्ट 1 साल ऊपर हो चुका है हील पेन है, क्योंकि वो खड़े खड़े कुक करते हैं और बहुत बार हमने उनको टेबल भी दिया है कि आप जब सब्जी काट रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो बैठ के करो, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग है उनका, लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग। तो वो परेशान हो चुके, इतनी अलग अलग चीजें मैं जो बताती हूँ घर की मुर्गी दाल बराबर, तो मैंने उनको कुछ एक्सरसाइज भी बताई है कि आप ये कीजिए वो कीजिए, बट बिकॉज वो इतना काम करते हैं और कंफर्ट में आ जाते हैं तो करते नहीं है। और ऐसा ही प्रॉब्लम बहुत सारी फीमेल्स का जो किचन में शायद काम करते हो, या जिनका सैलून का काम हो, खड़े रहना है, या हील पेन बेसिकली आपके हिसाब से क्यों होता है और क्या करना उसमें? देखो, बेसिकली हील पेन 3 रीजन की वजह से होता है। एक स्टैंडिंग प्रोफेशन हो, आप पे ज्यादा खड़े रहना होता है। एक आप वॉक ज्यादा करते हो, काफी लोग 45 मिनट्स, 1 आवर, 60 मिनट, 90 मिनट्स तक भी वॉक करते हैं रेगुलरली, उनके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। स्पेशली लॉकडाउन में हमने बहुत पेशेंट्स ऐसे देखे कि जो एक्टिविटीज बंद हो गई तो गार्डन के अंदर वो 20-20 हजार स्टेप वॉक कर रहे थे, एंड दे स्टार्ट डेवलपिंग दोस थिंग्स। थर्ड होता है कि आपका वेट कितना भी हो, शॉर्ट ड्यूरेशन में 2 या 3 kg पुट ऑन हुआ हो, तो आपका चाहे 48 kg वेट हो लेकिन 51 आपको 1 महीने के अंदर हुआ हो और आप रेगुलर वॉक कर रहे हो, तो उसमें प्लांटर फेशिया जो होती है हिल के अंदर, तो उसके ऊपर स्वेलिंग डेवलप होता है और वो पेन करना शुरू हो जाता है। क्लासिकल फाशिया और हील पेन में फर्क क्या है? एक ही है, हिल पेन कॉमन टर्म है, वो प्लांटा फेसाइटिस मेडिकल टर्म है। उसके अंदर तो क्लासिकल सिम्टम आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे डायग्नोसिस कर सकते हो? जब भी आप 1-2 घंटे बैठ के खड़े होते हो या फिर सो के जब सुबह खड़े होते हो, जब आप फर्स्ट स्टेप रखते हो और उस स्टेप में आपको अगर पेन होता है तो आपको वो क्लासिकल सिम्टम में डायग्नोसिस करने का कि आपका वो एडी के अंदर वो प्लांटा फेसाइटिस या हिल पेन का शुरुआत हो गई है। उस चीज को अगर आप निग्लेक्ट करते रहते हो, क्योंकि शुरुआत में कैसा होता है कि वो शुरुआत में 4 कदम चलोगे तो स्ट्रेचिंग हो जाएगी और वो पेन पूरे दिन नहीं होगा, तो आपको लगता नहीं है, तो बहुत छोटी सी चीज है, अपने आप ही चली जाएगी थोड़े दिन में। वही चीज फिर 1-2 महीने 3 महीने बाद बढ़ती रहती है, फिर आपको पूरे दिन पेन होना शुरू हो जाता है, और फिर आप अगर 3 महीने 4 महीने तक क्योर नहीं करते हो तो वो इन्फ्लामेशन वाली जगह पे कैल्शियम डिपोजिट होना शुरू हो जाता है और वहां पे नई हड्डी बनती है 4-6 महीने के बाद में। तो पेशेंट्स तब तक खींचता रहता है, कभी कभी अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, और जब हड्डी बन जाती है ना तब अनटॉलरेबल पेन होता है, उसको क्योर भी करना डिफिकल्ट होता है। तो बेटर है कि आप उसको अर्ली आइडेंटिफाई करिए, इमीडिएटली आप काफ का स्ट्रेचिंग शुरू कर दीजिए, प्लांटा फेशिया का जो हिल का है उसका स्ट्रेचिंग या मसाज थोड़ा शुरू कर दीजिए। हॉट एंड कोल्ड में कॉन्ट्रास्ट बात कर सकते हो आप, और थोड़ा आइस पैक भी वहां पे लगाइए। तो ये सब आप चीजें करोगे, और हो सके उतना स्टैंडिंग वॉकिंग कम कर दीजिए, कंफर्टेबल शूज पहनिए, चप्पल्स पहनिए, तो इस चीज को आप अपने घर पे भी क्योर कर सकते हो। अदरवाइज फिर
लेटर स्टेज में आपको थेरापी या ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर लेट्स से ये डिटेक्ट हुआ, मुझे आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि अर्ली डिटेक्शन की है। अगर पहले से ही पता चल जाएगा तो वो प्रॉब्लम बढ़ेगा नहीं और आप घर पे ही कुछ चीजें कर सकते हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज है, जैसे मैंने सुना हुआ है कि आप टेनिस बॉल को लेकर ऐसे अपने जो तलवे है पैर के उसको घिस सकते हो, तो ऐसी कोई एक्सरसाइज? यस, आप टेनिस बॉल, गोल्फ बॉल उसको रख के आप वो स्ट्रेच फेशिया को रोल कर सकते हो। फिर आप वाटर बॉटल को फ्रिज में रख दो, वो दो हो जाएगा, आइसिंग भी हो जाएगा और रोलिंग भी हो जाएगा एट द सेम टाइम। तो आपके 500 ml की वाटर बॉटल को आप फ्रिज में रख दो और उसको फिट के नीचे रख के फेशिया के ऊपर रोल करोगे तो वो उसमें स्ट्रेचिंग भी हो जाएगा और आइसिंग भी एक साथ सेम टाइम में हो जाएगा आपका। तो वो एक कर सकते हो। फिर आप काफ को रिलीज कर सकते हो फोम रोलर के यूज से, या वॉल का सपोर्ट लेके आप काफ का स्ट्रेचिंग कर सकते हो। तो काफ जितना रिलैक्स होगा उतना फेशिया के ऊपर भी लोड कम आएगा। फिर आपको मार्केट में सिलिकॉन जेल पैड्स मिलेंगे, तो वो आप शूज के अंदर या जूतों के अंदर रख दीजिए, तो वो आपका नेगेटिव प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेगा वो चीज। फिर डाइट पे ध्यान रखिए, वेट लॉस करने का ट्राई करिए, जिससे आपका ये वेट बेरिंग जॉइंट के इश्यूज आपको कम और जल्दी रिकवरी आ जाए फास्ट। आज आपने वेट लॉस बताया तो इतने सारे सवाल मेरे मन में आ चुके हैं, बट मैं अपने आप को होल्ड करूंगी। आई टेक वन बाय वन। बट वेट लॉस और जॉइंट पेन कितना रिलेटेड है? क्योंकि आज वजन लोगों का अननेसेसरीली बढ़ते जा रहा है और ऑलमोस्ट हर इंसान को कोई ना कोई वेट रिलेटेड इश्यू है। जब वेट बढ़ता है तो जॉइंट के ऊपर लोड पड़ता ही है। तो कितना जरूरी है, जिनको भी वजन ज्यादा है और जॉइंट पेन है, वजन क्यों कम करना चाहिए और दोनों का क्या नाता है? वेट जिनका ज्यादा है तो वेट बेरिंग जॉइंट सबसे पहले अफेक्ट होते हैं, जैसे कि एंकल में, हील में पेन शुरू होना, या नी में आर्थराइटिस डेवलप होना, या बैक पेन होना। ये 3 जगह पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वेट का आता है इसके लिए। तो एक पेशेंट जब ये प्रॉब्लम्स फेस करता है, आर्थराइटिस नी में शुरू हो जाता है, तब वो कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे को वेट लॉस करने के लिए चलना है, मैं पेन की वजह से चल नहीं पाता तो वेट लॉस नहीं होता है। तो एक विशेष साइकिल के अंदर वो पेशेंट फंस जाता है। तो इसीलिए हम पेशेंट को पहले वेट जितना कम हो उतना बेटर है, क्योंकि वेट के साथ में काफी सारी बीमारियां, प्रॉब्लम्स भी साथ में ही आते हैं। तो आप डाइट पे ध्यान रखिए और रेगुलर एक्सरसाइज करिए। आप किसी भी एज ग्रुप में हो, एज इज जस्ट अ नंबर, चाहे आप 50 साल की एज हो, 60 ईयर्स की या 40 ईयर्स की हो, आपको एक रेगुलर रूटीन में आपका 45 मिनट्स टू 1 आवर का एक एक्सरसाइज का प्रोग्राम होना चाहिए, जो भी आपको पसंद हो। चाहे आपको स्विमिंग पसंद हो, वॉकिंग पसंद हो, योगा पसंद हो, जिम पसंद हो, या कोई स्पोर्ट्स पसंद हो, या फिर डांस या एरोबिक्स भी आप कर सकते हो, कुछ भी। लेकिन एक 1 आवर का एक्टिविटी आपके लाइफस्टाइल में होना चाहिए, और वेट आप जितना मेंटेन करोगे ये सब प्रॉब्लम से आप उतना ही दूर रहोगे। बट जिन लोगों को आर्थराइटिस है, नी पेन है, एंकल पेन है, जो चल ही नहीं पाते हैं, एक्सरसाइज रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो फिर क्या करें? जिनका आर्थराइटिस अगर इनिशियल स्टेज में, समझो एक एग्जांपल लेते हैं नी का, कि आज के मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है नी आर्थराइटिस। 50 इयर्स की एज, बात की एज में देखो तो अर्ली भी होने लगा है अभी तो, 45-50 की एज में भी। तो आप वेट कम करोगे, आपके जो नी के मसल्स है, क्वाड्रिसेप्स मसल जो मेन मसल्स बोलते हैं, उसको स्ट्रांग रखोगे तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो। और प्राइमरी स्टेज में आपको वो मसल स्ट्रेंथनिंग और फिजियोथेरापी दोनों ही हेल्प करेगी। लेकिन अगर क्रॉनिक हो गया तो काफी सारे पेशेंट्स हमारे पूछते हैं नी रिप्लेसमेंट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो आंसर हम उनको वही बोलते हैं कि अगर देखो, वी आर नॉट अगेंस्ट द नी रिप्लेसमेंट, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट बना हमारे बेनिफिट के लिए ही है। जो भी मेडिकल में जो भी एडवांस ट्रीटमेंट्स आते हैं वो हमारे बेनिफिट के लिए बने। लेकिन हम उस स्टेज तक नहीं पहुंचे, उसके लिए पहले तो हमको जो ओरिजिनल चीज है उसको बचाने का ट्राई करना चाहिए। तो डाइट करे, एक्सरसाइज करे, फिजियोथेरापी करे, और अपना जो जॉइंट स्पेस कम हो गया उसको मेंटेन रखे या थोड़ा बेटर करे। अगर एज आपकी बढ़ रही है, मसल्स वीक है, आप वो नहीं हो रहा है, तो अगर आपकी जॉइंट स्पेस बिल्कुल ही खत्म हो गई है, तो मैं एडवाइस ये करता हूँ कि आपको इमीडिएटली नी रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए। और क्यों कराना चाहिए? क्योंकि आप जब एक जॉइंट इम्बैलेंस हो जाता है, अब उसको ऑपरेट नहीं करते हो तो पूरा वेट दूसरे नी पे ऊपर आता है, तो दूसरा नी भी आपका डैमेज होता है। और जब आप दोनों नी डैमेज के साथ में इम्बैलेंस होकर चलते हो तो आपका थर्ड, आपका स्पाइन डैमेज होना शुरू हो जाता है, एंड स्पाइन इज अनरिप्लेसेबल। तो जब आप फर्स्ट चीज को ही आप क्योर कर दोगे तो आप 2 चीज और बचा सकते हो, आपकी हेल्दी चीज। तो ऐसा भी नहीं है कि काफी लोग रिजिड हो जाते हैं कि नहीं, नी रिप्लेसमेंट तो कुछ भी हो जाए, मेरे को कराना ही नहीं है। ओरिजिनल होता है, आर्टिफिशियल होता है। तो ऐसा नहीं है, आपको समझ के, आपकी कंडीशन के हिसाब से, आपका डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से, वो आपके फिजियोथेरापिस्ट की गाइडलाइन के हिसाब से आपको लेना चाहिए कि आप कौन से स्टेज में हो और उस स्टेज में आपके पास में बेस्ट क्या सॉल्यूशन है उसके लिए।
बिल्कुल सही बात है। तो आपको दोनों पेन को देखना है कि नी रिप्लेसमेंट का पेन आप अभी देख रहे हो या फिर वो नहीं करवा के फ्यूचर में क्या क्या पेन आ सकते हैं, तो दोनों के ऊपर ध्यान रखते हुए आपको एक डिसीजन, और ऑफ कोर्स डॉक्टर की सलाह से आप ले, वो बेस्ट है। बट आर्थराइटिस जितने लोगों को है, ऑस्टियोपोरोसिस जितने लोगों का है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है कुछ लोगों को, या नी रिलेटेड इश्यू, वो एक्चुअली होता क्यों है आज इतना कॉमन? इवन 35 की एज में भी बहुत कॉमन हो चुका है, 40 की एज में, तो क्यों इतना जल्दी हो रहा है लोगों को इश्यू? आर्थराइटिस बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं। जनरली कॉमन मैन के लिए क्या है कि आर्थराइटिस मतलब ओल्ड एज में होता है, ऐसा होता है। ऐसा नहीं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस तो आपको जनरेशन में मिलता है, जनरेशन टू जनरेशन हो सकता है। वो आपको आपके मतलब पेरेंट्स से मिला हुआ या ग्रैंड जेनेटिक्स में होता है, तो वो किसी भी एज में ट्रिगर हो सकता है। वो 21 की एज में भी ट्रिगर हो सकता है। तो उसमें भी आपको इनिशियली आप आइडेंटिफाई कर लोगे, डायग्नोसिस कर लोगे, आपके ब्लड टेस्ट वगैरह में रिपोर्ट में आ जाता है। तो आप अगर पहले से ही एक्टिव रहोगे, आपको पता है कि भाई मेरे को रोमेटिज्म है, उसके क्लासिकल सिम्टम होते हैं छोटे जॉइंट स्टिफ होना, पेन करना, तो आप पहले से ही एक्टिव रहोगे, स्विमिंग करोगे, आपका पोस्चर को मेंटेन रखोगे, वेट नहीं बढ़ने दोगे, तो आप उस चीज को अच्छे से मेंटेन भी कर सकते हो, क्योर भी कर सकते हो उस चीज को। लेकिन जो जैसे नी वाला जो आर्थराइटिस बोला, ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो हड्डियों का जो आर्थराइटिस होता है, तो वो एज के साथ में आता है कि हमने लाइफ में कभी भी कोई एक्सरसाइज की नहीं, वेट बढ़ता गया, मसल बहुत ही वीक है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो आपने पूरा लोड जॉइंट के ऊपर ही आएगा क्योंकि मसल्स लोड ले ही नहीं रहा है आपका। तो वो पूरा वेट पास ऑन होता है हड्डी के ऊपर, तो आपकी हड्डियों का जॉइंट स्पेस कम हो जाता है और एक दूसरे के साथ घिसने लगती है। तो इसीलिए आपको अर्ली एज में आता है। इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज करते रहोगे तो इस सब चीजों को आपको प्रिवेंट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल 100%। सो उसके लिए है ना नॉर्मल सी चीजें, जैसे कुछ विटामिन मिनरल्स होते हैं जो जरूरी है। हमने खाने की बात की अभी रिसेंटली, बट विटामिन डी और B12 और कैल्शियम, ये 3 चीजें जॉइंट के साथ हम हमेशा कहते हैं कि वो रिलेटेड है। बट आज आपके पास भी जो लोग आते होंगे, आई एम श्योर ज्यादातर लोगों का B12 वगैरह कम ही होता होगा। तो क्या लगता है आपको वो कैसे सफिशिएंट किया जाए और क्या सप्लीमेंट्स का हेल्प लेना चाहिए? बिल्कुल भी, अगर आपको किसी भी चीज की डेफिशिएंसी है बॉडी में, तो उसको आपको नॉर्मल रेंज में लाने के लिए सप्लीमेंट्स का हेल्प आपको लेना चाहिए। आपका अगर कैल्शियम कम है, D3 कम है, तो आपको सनलाइट में बैठिए, वेट बेरिंग एक्सरसाइज करिए। आप जिस फूड में से आपको जो भी विटामिन मिनरल्स मिल रहे, वो फूड को ज्यादा कंज्यूम करिए। आपका न्यूट्रिशन की गाइडलाइन लीजिए, वो जो भी सप्लीमेंट्स रेकमेंड करते हैं उसको भी आप प्रॉपर्ली लीजिए। तो वो सब चीजें जितनी भी बैलेंस मोड में रहेगी, आपके प्रॉब्लम्स उतने ही कम रहेगी, आपके पेन उतने कम रहेंगे। हमेशा फिट रहने के लिए कोई ऐसी एक्सरसाइज है, जैसे कि एक हुआ कार्डियो, एक हुआ वेट ट्रेनिंग, जिम की एक्सरसाइजेस। कुछ लोग जिम से भी डरते हैं, ये भी होता है ना कि अगर वेट उठाएंगे वगैरह करेंगे तो हमारे नी घिस जाएंगे। कुछ लोगों को ट्रेडमिल से डर लगता है कि ट्रेडमिल करेंगे तो हमारे नी डैमेज हो जाएंगे। तो ऐसे कोई मिथ है जो आपको मिलते हैं लोगों के? बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं और काफी लोग इससे अवॉइड भी करते हैं कि सर ये तो एक्सरसाइज करने से इंजरी होती है तो हम तो एक्सरसाइज ही नहीं करते। सबसे बेस्ट है कि हमको कभी कुछ करना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। आप कुछ भी शुरुआत करते हो तो आपको अच्छे ट्रेनर के साथ में करनी चाहिए, मॉनिटरिंग में करनी चाहिए और धीरे धीरे उस एक्सरसाइज को बढ़ाना चाहिए। आप चाहे वो स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो भी कोच की गाइडलाइन लेनी चाहिए, जिम में हो तो आपके ट्रेनर की गाइडलाइन के साथ में एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ज्यादा ट्रेडमिल करोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो कब होता है कि लोग एकदम, मैंने जैसे आपको बताया कि लोग एक डेढ़ घंटा फिर दौड़ते रहते हैं, सिर्फ और कुछ नहीं करते। तो उसमें भी अगर समझो कि आपका ट्रेडमिल का क्वालिटी सही नहीं रहा है, आपका शूज का क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, तो आपको आर्थराइटिस डेवलप होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप सब चीजों का ध्यान रखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती कभी भी एक्सरसाइज करने से। शूज के ऊपर मैं बात करूंगी अभी, बट ट्रेडमिल जो लोग करते हैं उनको कोई रूल आप देना चाहेंगे कि इतना मिनट कीजिए? शूज तो मैं बात करूंगी, बट उसके अलावा कुछ है ट्रेडमिल जो लोग करते हैं उनको कुछ ध्यान में रखना चाहिए? ट्रेडमिल में आप जो भी एक्सरसाइज करो, आप समझो आप 1 आवर का वर्कआउट कर रहे हो तो आप 50% आपका कार्डियो रखो, तो उसमें 30 मिनट्स आपका कार्डियो है तो उसमें 20 मिनट ट्रेडमिल करो, 10 मिनट साइकिलिंग करो। तो आप वैसे डिस्ट्रीब्यूट करके करो। किसी भी एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज के ऊपर आप ओवर यूज करोगे तब आप जाके इंजरीज होगी। इंजरी सिर्फ 2 तरह की होती है, एक होती है ओवर यूज इंजरी और एक होती है सडन ऑनसेट। सडन ऑनसेट मतलब आप स्लीप हो गए, एक्सीडेंट हो गया, वो अपने कंट्रोल में नहीं है वो इंजरी। लेकिन ओवर यूज इंजरी वाली जो भी इंजरी है ना, वो सब हमारे कंट्रोल में है। वो सिर्फ हम रॉन्ग पोजीशन में ओवर करने से ही हम उसको क्रिएट करते हैं। जैसे टेनिस एल्बो है,
तो हमको पता है कि हम ज्यादा उस पे ऊपर पुशअप्स में या डंबल्स में ओवर कर रहे हैं, वो पेन होना शुरू हो गया, फिर भी हम उसको करे ही जा रहे, तब जाके वो क्रॉनिक हो जाता है, वो चीज डेवलप हो जाता है। बिल्कुल 100%। तो उस तरह की वो इंजरीज हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके सो जो ओवर यूज कोई भी मसल हो जाता है उसकी वजह से या जॉइंट, उसकी वजह से जो इंजरी होती है, उसके लिए कोई भी एक मशीन का इस्तेमाल ज्यादा स्पेशली कार्डियो में ना करे, वो आपका एक मेन पॉइंट है। और जो वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस होती है उससे लोगों को सुपरविजन के अंदर करना चाहिए, बट जो फियर है कि नहीं उससे तो जॉइंट बिगड़ जाता है, वो गलत है। यस है ना? आपकी मसल की स्ट्रेंथ सबसे पहला आपका मसल लोड लेगा, अगर वो वीक है तभी आपके जॉइंट तक अंदर तक प्रॉब्लम जाएगी। अगर आपका मसल स्ट्रेंथ अच्छी है तो आपके जॉइंट्स अच्छे रहने वाले हैं। इसीलिए जब फिजियोथेरापिस्ट के पास जाते हैं तो वो नी अगर गड़बड़ है, नी पेन हो रहा है, तो वो क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल्स, उसी को स्ट्रेंथनिंग के ऊपर फोकस ज्यादा करवाते हैं। परफेक्ट। अब शूज की बात करते हैं। शूज मुझे याद है मैं भी जब आपके पास आती हूँ फिजियोथेरापी को लेकर, कोई भी सवाल है और फिजियोथेरापी लेनी है तो उसके लिए, तो शूज की बात हम बीच में कर रहे थे, और मेरे जो हस्बैंड है स्नेह, उन्होंने भी मुझे शूज को लेकर बहुत सालों पहले से ही बोल दिया था कि एक स्पेसिफिक मुझे बताया कि इस तरह के ही शूज आप यूज कीजिएगा, जो सेम बात आपने बताई। तो एक कॉमन इंसान के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि शायद सभी महंगा अफोर्ड ना कर सके, अगर कर सकते हैं तो उनको क्या कंसिडर करना चाहिए, और लेट्स से वो इतने महंगे शूज अफोर्ड ना कर सके तो उनके पास क्या ऑप्शन है? देखो, प्राइस के साथ से कोई लेना देना नहीं है। शूज का आप कौन से टाइप के शूज सिलेक्ट करते हैं वो मैटर करता है। अभी मेरा एक फ्रेंड है, उसने 25,000 के शूज लिए, रिवर फ्रंट में दौड़ने गया, 3 दिन में उसको पेन शुरू हो गए, जॉइंट पेन के। तो ऐसा नहीं कि आप 25,000 का शूज पहनोगे तो वो अच्छा ही है आपके लिए, लेकिन वो आपके फुट के टाइप के हिसाब से सूटेबल है कि नहीं है। वो जिस यूज के लिए आप यूज कर रहे हो उस शूज को, चाहे आप रनिंग के लिए कर रहे हो तो वो रनिंग के लिए वो शूज बनाए कि नहीं बनाए वो मैटर ज्यादा करता है। तो बेसिकली हम जब शूज सिलेक्ट करने जाते हैं तो ज्यादा लोग क्या देखते हैं, कलर्स देखते हैं, फिर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे पूरा मोड़ के चेक करते हैं, फिर डिस्काउंट देखते हैं। तो ये सब चीजें देख के वो सिलेक्ट करते हैं। कभी कभी में ऐसे गलत जूते सिलेक्ट हो जाते हैं कि जो आपको जॉइंट्स पे बहुत ही डैमेज करते हैं और वो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करते हैं। तो आप जब भी शूज सिलेक्ट करने जाओ तो ब्रांड से भी ज्यादा आप उस चीज को देखो भी उसमें आपका मीडियल आर्च सपोर्ट है कि नहीं शूज के अंदर। जब आप शूज को मोड़ते हो तब आप आगे का 1/3 एरिया ही मुड़ना चाहिए, पूरा शूज कभी भी मुड़ना नहीं चाहिए। उसको फ्लेक्शन टेस्ट बोलते हैं। तो वो फ्लेक्शन टेस्ट आप चेक करो तो 1/3 एरिया मुड़ेगा तो आपको रनिंग, जिम, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स एक्टिविटी सबके लिए सूटेबल है वो। उसका पीछे का बेस सब स्ट्रांग होना चाहिए जो आपको ओवर प्रोनेशन होने में रोकेगा, जो कैल्केनियम सपोर्ट बोलते हैं। तो ये 2-3 चीजें आप चेक करके लोगे ना शूज, चाहे वो आप 5,000 के लो या 15,000 के लो, लेकिन ये स्पेसिफिकेशन आपके शूज के अंदर होने चाहिए। काफी लोग सिर्फ कंफर्ट देखते हैं, एकदम सॉफ्ट होता है, पूरा मुड़ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका बॉडी वेट है, तो आप जब भी लैंड करोगे जमीन के ऊपर, आप रनिंग करोगे तो वो इतना सॉफ्ट है कि वो रोकेगा ही नहीं आपकी गलत मूवमेंट को। तो आपकी गलत मूवमेंट को प्रमोट करेगा वो शूज आपको। तो उसमें अल्टीमेटली आपका एंकल का आर्थराइटिस या नी का आर्थराइटिस शुरू हो जाएगा उसके अंदर। तो वो उस गलत चीज को रोके, उसके लिए परफेक्ट शूज होना चाहिए। आई थिंक आर्च भी जो आज लोगों के कम होना शुरू, वो भी शायद शूज गलत होते हैं उसकी वजह से भी होता है। मैं एक पेज को फॉलो करती हूँ स्कॉट यूनिवर्सिटी करके, तो उसमें भी शूज के ऊपर इतनी सारी डिटेल में बताया जाता है। तो मुझे तब पता चला था कि जब कोई भी हील्स पहनते हैं या जो शूज पहन के एक्सरसाइज करते हैं उसमें आपका पैर भी उसी तरह से चेंज होता है और इनफैक्ट जॉइंट भी उसी तरह से रिएक्ट करते हैं। शूज बहुत ही जरूरी, इंपॉर्टेंट, वो पूरा आपका बॉडी का अलाइनमेंट मेंटेन करता है। चाहे आप खड़े भी हो या रनिंग कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, डे टू डे लाइफस्टाइल में घूम रहे हो या फिर एक्सरसाइज कर रहे हो, तो मैं ऑलवेज एडवाइस करता हूँ कि भाई आप शूज में बहुत फोकस करिए। कपड़ा, टी शर्ट कुछ भी किसी भी ब्रांड का होगा चलेगा। उसमें वो आपको हेल्थ में मैटर नहीं करेगा, आप कैसा भी कपड़ा, लेकिन शूज आपका परफेक्ट होगा ना तो वो आपको हेल्थ, आपके जॉइंट की लाइफ बहुत अच्छी करेगा, आपको पेन से बचाएगा, आपको इंजरीज से बचाएगा। ये मुझे बहुत अच्छी लगी सर आपकी बात हिरेन सर की कपड़ों पे इतना ब्रांड मत करो, क्योंकि वो तो आप जो भी पहनने वाले अंदर कुछ बदलाव नहीं आने वाला उससे। बट हाँ, शूज जो है वो आपके बॉडी को असर करता है। सो दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। जो लोग फीमेल्स है जिनको हील्स का बहुत शौक है तो उनको भी बहुत सारी तकलीफें एक सर्टेन उम्र के बाद होती है। शुरुआत में टीनेज में पता नहीं चलता बट बाद में चलता है। तो उसका कोई रूल होगा आपके हिसाब से कि कब पहने, कितना पहने, पहना या ना पहनना? यस,
देखो फैशन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटवेयर सब लोग रखते ही है, लेकिन जैसे हिल्स है तो हिल्स का लोग कहते हैं कि हिल्स पहनने से हिल पेन होता है, तो वो कभी नहीं होता है। राइट। हिल्स पहनने से आपको बैक पेन होता है, क्योंकि आपका लॉर्डोसिस का कर्व जो होता है बैक का, वो कर्व हो जाता है, पूरा पोस्चर चेंज हो जाता है लोअर बैक का। तो आप उतना जितना हिल पहन के खड़े रहोगे तो आपका स्ट्रेन बैक के ऊपर क्रिएट होता ही होता है। तो अगर आप वो बहुत ही लंबा पहनोगे तो वो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करेगा। राइट। वो चीज तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप कोई पार्टी के लिए जा रहे हो 1-2 घंटे के लिए, ठीक है, लेकिन उसको ज्यादा इस्तेमाल मत करिए, और आप डिफरेंट फुटवेयर ट्राई करते रहिए कि एक ही इतने हाई हील्स एवरीडे पहनोगे आप, तो वो आपको डेफिनेटली आपके स्पाइन को अफेक्ट करेगा वो चीज। तो जहाँ पे ठीक है, कभी वंस इन अ वाइल, महीने में 1-2 बार आपने कभी फंक्शन में पहन लिया, दैट इज ओके। इवन दो काफी लोगों को पता नहीं होगा, सब लोग हम हिल्स के ऊपर फोकस करते हैं। इवन फ्लैट चप्पल जो होती है, दैट इज द मोस्ट डेंजरस चप्पल्स, इवन वर्स देन द हिल। Is it? Yes, वो उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं होता है, उसमें तो सीधा पूरा बॉडी का वेट, नेगेटिव प्रेशर सीधा ही रिवर्स होता है उसके अंदर। हिल्स में तो आपका सिर्फ 4 फुट के ऊपर शिफ्ट होता है, बैक के ऊपर स्ट्रेन करता है। फ्लैट चप्पल्स का तो पूरे फुट के अंदर बैक तक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, तो आपका एंकल, नी एंड बैक तीनों चीजें अफेक्ट होती है फ्लैट चप्पल्स में। ओह, दिस इज इंटरेस्टिंग एंड मेक सेंस, क्योंकि फ्लैट है तो उसकी एक तो आर्च भी नहीं है, फ्लैट है और पूरा भार उसके ऊपर आ रहा है, और आप जब कॉन्स्टेंटली चलते हो और वो भी एवरीडे बेस। तो आइडियल चप्पल ऐसी होती है जो वुमेन्स के लिए, जो डे टू डे लाइफस्टाइल में आप जो पहनते हो, वो प्लेटफॉर्म हील वाली होनी चाहिए, जिसमें कुशनिंग हो, पूरा प्लेटफॉर्म हील हो, तो बॉडी वेट पूरी फुट के ऊपर प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो, मिडिल आर्च सपोर्ट हो, और हिल के अंदर कप जैसा शेप हो, तो वो कप वेट बेरिंग भी नेगेटिव प्रेशर को शॉक एब्जॉर्ब कर ले, थोड़ा कुशनिंग हो। कप वाला शेप मतलब थोड़ा सा आर्क होता है हिल वाले एरिया में और मिडिल आर्च रेज होता है, जो फुट का जो सेंटर एरिया है वहां से थोड़ा उपसा हुआ होता है, ऊपर हुआ होता है उसके अंदर, तो वो आपको फुट को परफेक्टली ग्रिप करेगा, नेगेटिव प्रेशर कम से कम आने देगा। तो आपकी जो डे टू डे लाइफस्टाइल वाली जो चप्पल्स हैं वो तो ऐसी होनी चाहिए। कुछ लोग घर पे भी पहनते हैं चप्पल्स, उसमें भी मिस्टेक होती है, तो ये सेम चीज को ध्यान में रखना चाहिए। आप स्लीपर्स में भी सेम फीचर्स के साथ में आप बाय कर सकते हो। इवन दो जो लोग बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हो तो दे कैन कस्टमाइज देयर इंसोल्स आल्सो नाउअडेज, वो भी अवेलेबल है। तो आप अपने आर्क के हिसाब से स्पेसिफिक कस्टमाइज इंसोल्स आप डिजाइन करके आपके शूज के अंदर डाल सकते हो, तो जिससे आपका अलाइनमेंट 100% प्रॉपर्ली मेंटेन रहे आप जब आप रनिंग करते हो, वर्कआउट करते हो तो। लेकिन अगर वो उतना स्पेसिफिक नहीं जाना है तो एटलीस्ट आप जब भी शॉपिंग के लिए जाए तो इतने फीचर्स को आपको ध्यान में रखिए के शॉपिंग करिए। बिल्कुल आपने बैक पेन के बारे में बताया, एक तो जितना भी वो हील्स पहनेंगे उसमें शायद बैक पेन हो सकता है, उसके अलावा आज बैक पेन के केसेस बहुत आई एम श्योर आपको आते होंगे, तो क्या उसकी मेन कॉमन वजह है जो लोग ध्यान में रख सके और प्रिवेंट कर सके बैक पेन को? और अगर एक बार बैक पेन हो जाता है तो क्या किया जाए? देखो, बैक पेन ज्यादातर होता है वीक एब्डोमिनल मसल्स की वजह से, जिसके भी पेट निकले हुए हैं, या फिर स्पेशली वुमेन्स में कि नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी के बाद में जो मसल स्ट्रेंथ चली गई है, तो उन्होंने पोस्ट प्रेगनेंसी जो एक्सरसाइज होनी चाहिए वो हुई नहीं है। तो काफी सारे पेशेंट ऐसे ही आते हैं, सर पहले तो कभी नहीं था, डिलीवरी के बाद से मेरा बैक पेन जा ही नहीं रहा है, क्योंकि वो उस टाइम में वो मसल पूरे कट हो गए, उसके बाद में उन्होंने वो स्ट्रेंथ डेवलप ही नहीं की, तो पूरा लोड आता है पीछे वाले मसल्स के ऊपर। तो उसी वजह से बैक पेन सबसे कॉमन प्रेगनेंसी के बाद रहता है। वुमेन्स में प्रेगनेंसी के बाद, इवन मेल में भी उनका ड्राइविंग है, 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं या ऑफिस में प्रॉपर सपोर्ट लेकर नहीं बैठते, या फिर आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आपका वेट ज्यादा है, मतलब टमी बहुत बाहर निकला हुआ है, तो पूरा लोड पीछे की साइड पे बैलेंस करने के लिए मसल एक्टिव ही रहते हैं, उनके बैक मसल्स सपोर्ट करने के लिए, तो वो मसल एक्टिव होते 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 फटीग हो जाते हैं, स्पाज्म में चले जाते हैं, और बैक पेन उनको रेगुलर बेसिस पे रहता ही रहता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा एक्सरसाइज, एब्डोमिनल का एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ा पोस्चर को करेक्ट करने के एक्सरसाइज करने चाहिए। एब्डोमिनल एक्सरसाइज यानी कोर एक्सरसाइज, जैसे कि प्लैंक है या एब्डोमिनल क्रंचेस है, तो सुपरमैन है, उस तरह के एक्सरसाइज, ब्रीजिंग है, वो थोड़ा करेंगे तो मोबिलिटी भी मेंटेन रहेगी। कैट एंड कैमल एक्सरसाइज है, तो इस तरह के एक्सरसाइज वो करेंगे तो वो उनकी स्पाइन की मोबिलिटी भी मेंटेन रहेगी, उनकी स्पाइन हेल्दी रहेगी, क्योंकि स्पाइन का जितना मूवमेंट रहेगा ना उतना स्पाइन हेल्दी रहेगा और लंबा चलेगा। वो एकदम स्टीफ हो गया, जॉइंट स्पेस कम हो गई, तो उसको रिवर्स करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा है।
बिल्कुल, मैंने जब योगाचार्य का कोर्स पूरा किया था और जब मैं योगाचार्य बनी तब उसमें एक लाइन मेरे दिमाग में बैठ चुकी है कि आपके स्पाइन की हेल्थ आपकी हेल्थ डिफाइन करते हैं। तो आपकी स्पाइन जितनी हेल्दी होगी उतना आप लंबा और अच्छा जिएंगे। तो आज क्योंकि हम एक ही पोजीशन में हैं, हम बैकवर्ड फॉरवर्ड इतना मूवमेंट नहीं करते हैं, तो आपने ये जो कुछ एक्सरसाइजेस बताई कि कोर के लिए और बैक के लिए, उसके अलावा स्पाइन की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कुछ भी सजेस्ट आप करेंगे? स्विमिंग वर्ल्ड की बेस्ट एक्सरसाइज है। ओके। आप एक ही एक्सरसाइज में आप सब कुछ कवर कर सकते हो, हेड टू टो। मतलब आपका नेक आ गया, उसमें कोर आ गया, लेग्स आ गए, सब कुछ आ गया। तो अगर आपके पास फैसिलिटी है स्विमिंग करने की, आप हफ्ते में 3 या 4 दिन आप स्विमिंग करोगे तो ऑल ओवर स्ट्रेंथ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। उसके अलावा मैंने जो आप ये बताया कि भाई आप योगा कर सकते हो, जो सूर्य नमस्कार है वो आपको हेल्प करेगा, भुजंगासन जो है, तो वो सब चीजें आपको स्पाइन को हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करेगी। करेक्ट। योगा आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट चीजें हैं कि जो आपके जॉइंट स्पेसिफिकली उसको बहुत हेल्दी बना देता है। मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह काफी इम्प्रूव हो जाती है। और लेट्स से बहुत सारे लोगों को साइटिका भी आज परेशान कर रहा है, तो साइटिका क्यों होता है और आज इतना बढ़ क्यों चुका है? साइटिका इसलिए बढ़ा है कि जो मैंने बोला कि ये कॉमन प्रॉब्लम जो है स्पाइन के, बैक पेन के, तो उसमें क्या होता है, आप वो स्पाज्म में चला ही जाएगा, मसल एक्टिव ही रहेगी, तो पूरा लोड क्रिएट होता रहेगा। तो वो जो जॉइंट स्पेस जो होता है, जो नॉर्मली दो स्पाइन के बीच में L4 अल्फा वो कम होता जाता है, और साइटिक ना उधर से ही निकलती है L4 अल्फा S1 में से। तो जो जॉइंट स्पेस कम होके उसको दबाएगा कोई भी साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो उस साइड के पेन में आपको पूरे पैर में पेन आना, झंझनाहट होना, सूनापन आना, वो सब उसके साइटिका के सिम्टम है, वो सब चीजें शुरू हो जाती है। ओके। तो उस केस में क्या करे कोई इंसान? पहले तो पता कैसे चले कि ये साइटिका का पेन है? खुद चेक कर सकते हैं या डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा? नहीं, खुद तो मैंने जैसे ये सिम्टम बताया कि अगर आपको कोई बैक पेन हो रहा है और आपका राइट या लेफ्ट लेग में आपको झंझनाहट हो रही है या सूनापन आ रहा है या पेन हो रहा है, तो वो क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ साइटिका है। फिर आप अपने फिजियोथेरापिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करोगे तो वो एक्सरे निकालेगा, तो उसमें जॉइंट स्पेस कम दिखेगा। आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जाना है तो आप MRI के अंदर तो पूरा कितना डिस्क बाहर आके कितनी स्वेलिंग है, बल्ज है, कितना नर्व को प्रेशर कर रहा है, वो सारी डिटेलिंग के साथ में आपका कितना mm स्पेस बचा है, नॉर्मल कितना होता है, वो सारी डिटेल आपको उस रिपोर्ट में मिल जाएगी। तो उसको क्योर करने के लिए फिर आपको रिवर्स थोड़ा उस मसल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फिजियो की हेल्प करके वो नर्व को इरिटेशन जो है, स्वेलिंग, उसको क्योर करना पड़ेगा आपको, और वो धीरे धीरे आप केयर करके उसमें से इजीली रिकवर भी हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो बहुत क्रॉनिक हो जाता है, लेकिन आपको 20-25 दिन, महीना उसके पीछे टाइम देना पड़ेगा, उसको प्रॉपर रिकवर करो और फिर दोबारा एक गलती नहीं हो, उस चीज का ध्यान रखो। अदरवाइज स्पाइन प्रॉब्लम ऐसा है कि एक बार होता है तो बार बार होता रहता है अगर आप ध्यान नहीं रखते हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज जो करते हैं उसमें कुछ कुछ गलतियां होती है, जैसे वार्म अप, कूल डाउन वगैरह करना ना करना, गलत तरह से करना, या पानी इनफ ना पीना, या कुछ प्रोटीन ना लेना फॉर एग्जांपल। तो आपके हिसाब से एक्सरसाइज के दौरान कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि इंजरीज ना हो? देखो, कोई भी आप वर्कआउट करते हो, चाहे वो स्पोर्ट्स खेल रहे हो, जिम कर रहे हो, कुछ भी हो, तो उसको 3 हिस्से में डिवाइड कर लो। एक तो आपका हो गया वार्म अप, देन ट्रेनिंग एंड देन कूल डाउन। तो आपको 1.5 घंटा करते हो तो आप 15 मिनट आप वार्म अप के लिए कर दो, फिर आप 1 घंटा एक्सरसाइज ट्रेनिंग के लिए कर लो, और 5 से 10 मिनट आप कूल डाउन के लिए रख लो। तो वार्म अप क्या हेल्प करता है, आपको बॉडी को प्रिपेयर करता है। आप सुबह उठे हो, पूरा बॉडी स्टीफ है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, सीधा जाके आप एकदम से वर्कआउट करना शुरू कर देते हो तो आपको इंजरी क्रिएट होती है। तो बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए आप डायनेमिक स्ट्रेचिंग करोगे, जंपिंग करोगे, थोड़ा तो बॉडी वार्म होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, मसल्स खुलेंगे। उसके बाद में आप ट्रेनिंग के लिए जाओ, प्रॉपर वर्कआउट करो। फिर वर्कआउट करके भी लोग गलती क्या करते हैं, रिकवरी नहीं करते, कूल डाउन नहीं करते, सीधा बैक टू वर्क चले जाते हैं, सीधा गाड़ी लेके निकल जाते हैं स्पोर्ट्स खेल के। तो उसमें जो लैक्टिक एसिड जो फ्लश हुआ है वो फ्लश नहीं होता है कूल डाउन में। कूल डाउन आपने मिस कर दिया तो वो सोरनेस क्रिएट करता है, मसल्स को रिकवर नहीं करता है, और नेक्स्ट डे जब आप जाओगे वर्कआउट के तो आपकी बॉडी रेडी नहीं होती है। तो आपको ये इन चीजों का ध्यान रखना है। प्लस हाइड्रेशन बहुत जरूरी है,
कि लोग ये गलती वो करते हैं वर्कआउट में कि जब प्यास लगती तब पानी पीते हैं। आपको एडवांस में हाइड्रेशन मेंटेन करना है, हाइड्रेशन लेवल। अब हाइड्रेशन थोड़ा पानी पियो, फिर वर्कआउट शुरू करो और बीच बीच में सिप अप करते रहो उस चीज को। तो आपको जो प्रोफेशनल है उनको तो वाटर लॉस कितना होता है वो भी मेंटेन करना चाहिए। उनको अपना वाटर लॉस कितना होता है वो भी पता होना चाहिए, जो प्रोफेशनल एथलीट है या ज्यादा वर्कआउट करते हैं उनके लिए। तो बिल्कुल। सो आई थिंक वार्म अप, कूल डाउन, रेस्ट करना, रिकवरी का टाइम देना और हाइड्रेशन का ख्याल रखना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। उसके अलावा डाइट में कुछ आप बताना चाहेंगे स्पेसिफिक, क्या ऐड करना ताकि जॉइंट हमेशा हेल्दी रहे? बैलेंस डाइट, आपके जो न्यूट्रिशनिस्ट जो गाइड करते हैं आपको उस पे ऊपर फोकस करिए। आप वर्कआउट कर रही है तो प्रोटीन इंटेक आपका उस हिसाब से होना चाहिए। प्रोटीन इंटेक नहीं होगा तो मसल ब्रेकडाउन होता जाएगा, रिकवरी होगी नहीं और इंजरीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आपके जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, जो भी आपको सजेशंस मिलते हैं तो उस हिसाब से डाइट लेते रहिए। सप्लीमेंट्स भी, कैल्शियम, D3, B12 जो भी है तो उसको भी मेंटेन करिए। यूरिक एसिड हाई आता है वो सब मॉनिटरिंग भी करते रहिए आप कि प्रोटीन ज्यादा भी नहीं हो जाए। अगर आप प्रोटीन एक्सेस ले लोगे, एक्सेस सप्लीमेंट ले लोगे तो भी आपका यूरिक एसिड शूट अप हो जाएगा, तो उससे भी हेल्थ इश्यूज डिफरेंट होते हैं। तो आपको रेगुलर मॉनिटरिंग भी करते रहना चाहिए। आपका ब्लड इन्वेस्टिगेशन वो भी एक ट्रैक रिकॉर्ड भी मेंटेन करना चाहिए आपको, कुछ भी लेते हो तो उसके अंदर। 100%। आपने सप्लीमेंट की बात की ना, तो मैंने बहुत रिसर्च किया था क्योंकि मुझे भी नी पेन का इश्यू आपके पास में आई भी थी। आपको पता भी है कि एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से, ओवर वर्क की वजह से, जुम्बा मैंने सीखा और बहुत ज्यादा जुम्बा किया था तो उसकी वजह से नी पेन का इश्यू हुआ। तो उस वक्त मैंने बहुत अलग अलग स्टडी किया। फिर मैं एडवांस सप्लीमेंट एडवाइजर जब बनी उसमें मैंने सप्लीमेंटेशन के ऊपर काफी रिसर्च किया था। तो मैं सब फॉलो कर रही थी बट वो पेन क्योंकि नहीं जा रहा था तो मैंने ग्लूकोसामाइन, कॉन्ड्रोइटिन, MSM, कोलेजन का सपोर्ट जो मिल जाता है, कभी कोलेजन जो लोग नहीं ले सकते हैं, या करक्यूमिन जो इन्फ्लेमेशन को डाउन करने में, तो ऐसे सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट के ऊपर मैंने रिसर्च किया और खुद लिया। और कुछ महीनों के बाद मेरा नी आज टच वुड इट इज एब्सोल्युटली फाइन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं स्क्वाट हैवी अब मार सकती हूँ, डेडलिफ्ट वगैरह, जो बीच में थोड़ा रुक गया था। बट सप्लीमेंट के ऊपर मुझे और ज्यादा भरोसा आना शुरू हुआ, जिसकी वजह से मैंने अभी रिसेंटली RHN के माध्यम से जो जॉइंट प्लस है वो लॉन्च किया। तो क्या आपके हिसाब से ग्लूकोसामाइन, कॉन्ड्रोइटिन, ऐसे सारे सप्लीमेंट्स कुछ ऑडियंस भी लेती होगी, डू यू थिंक उससे कार्टिलेज वीकनेस अगर हुआ है या कोई भी ऐसी चीज है उसमें स्ट्रेंथनिंग का सपोर्ट मिल जाता है? हाँ, स्ट्रेंथनिंग नहीं, हीलिंग जो बोलते हैं। जैसे बोन का सबसे ऊपर का लेयर कार्टिलेज का बना है तो ग्लूकोसामाइन वो सब सप्लीमेंट उसको हील करने का एविडेंसेस है। तो वो सब चीजें हेल्प करती है। इन्फ्लामेशन जैसे आपने बताया वो इन्फ्लामेशन कम होता है, हीलिंग होता है, तो आपका धीरे धीरे पेन खत्म हो जाता है। और उसके साथ में आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल भी स्ट्रांग होते जाते हैं। आप हीलिंग भी कर रहे हो और स्ट्रेंथनिंग भी कर रहे हो तो आपका जॉइंट धीरे धीरे एकदम बेटर हो जाएगा। परफेक्ट। सो सर, आज क्योंकि टीनेजर्स जितने भी होते हैं वो स्क्रीन को छोड़ नहीं पाते हैं, तो जो लोग मोबाइल का इस्तेमाल, लेट्स से अभी भी अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो मे भी गलत पोस्चर में देखते होंगे, तो जो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको, आपने लैपटॉप का तो बताया आई लेवल पर होना चाहिए, बट मोबाइल को कैसे होल्ड करे? मोबाइल को आजकल मार्केट में स्टैंड भी मिलते हैं, तो अगर जिसका बहुत ही ज्यादा यूज है या बहुत ज्यादा देखते हैं तो उनको तो ऐसा स्टैंड बाय कर लेना चाहिए। या फिर हो सकता है जितना बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हो आप कंटेंट तो वो बेटर है, तो आपका आई स्ट्रेन भी नहीं क्रिएट करेगा और आप देख भी पाओगे आपको जो चीजें देखनी है, पढ़नी है वो चीजें। लेकिन अगर जितना भी कम से कम यूज हो वो तो बेटर ही है इस सब चीजों का। आप जितना काम हो उतना आप उसको यूज करिए, जितना अवॉइड कर सकते हो वो बेटर है। सो मे बी अगर वो नीचे देखकर अपने हेड को आगे झुकाकर अगर यूज कर रहे हैं तो उसके बदले थोड़ा सा स्टैंड का इस्तेमाल करके, या कुछ नहीं तो हाथ थोड़ा ऊपर रख के, टेबल के ऊपर एल्बो सपोर्ट रख के, मोबाइल होल्ड करके वो अगर देखेंगे तो स्ट्रेन कम क्रिएट होगा। अल्टीमेटली आप ऐसे देखोगे तो उसमें आपका शोल्डर राउंडेड पोस्चर हो जाता है, फॉरवर्ड नेक पोस्चर हो जाता है, तो वो सब चेंजेस भी बहुत जल्दी आ जाते हैं स्पाइन रिलेटेड चेंजेस। आज ऐसा भी माना जाता है कि एक समय आएगा जब हमारी ये नेक ही नहीं होगी, बिना नेक का इंसान पैदा होगा, क्योंकि आज नेक का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। तो मे बी उसके लिए भी बार बार थोड़ा सा शोल्डर को पीछे लेकर जाना, हेड को पीछे लेकर जाना इज इम्पोर्टेंट, है ना, रेगुलर बेसिस पे। इसलिए मैंने बोला कि जो भुजंगासन होता है, बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज है, वो बहुत जरूरी है। जिनका स्क्रीन का यूज ज्यादा है उन लोगों को बैक एक्सटेंशन, रिवर्स एक्सरसाइज ज्यादा करना जरूरी है। स्विमिंग में भी आप बैक स्ट्रोक एक्सरसाइज स्विमिंग करोगे
तो वो ज्यादा हेल्प करेगा उन लोगों को, क्योंकि आजकल फॉरवर्ड नेक पोस्चर हो जाता है तो ये पूरा पोजीशन ही चेंज हो जाता है स्पाइन का, स्पाइन आगे आ जाती है ऐसे करके उस तरह के पेशेंट में। और आई थिंक सर्वाइकल पे लोड पड़ता है, इसीलिए फिर आपका थोरेसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन, सब वहीं से कहीं ना कहीं वो फिर अफेक्ट होता है। जो लोग 50+ है, 50 से ऊपर जिनकी उम्र हो चुकी है, उनके लिए कोई खास टिप्स आप देना चाहेंगे जिनको इंजरी या तो प्रिवेंट करनी है या इंजरी हो चुकी है या जॉइंट की हेल्थ और ज्यादा वो इम्प्रूव करना चाहते हैं? देखो एज मैंने जैसे बताया कि एक नंबर है 50 हो या 60 हो, लेकिन सीनियर सिटीजन को थोड़ा एक्सरसाइज में प्रिकॉशन वही चीज रखना है कि ओवर एक्सरसाइज नहीं कर ले कभी भी, क्योंकि कोई इंजरी होगी तो उसको रिकवरी में यंगस्टर के मुकाबले उनको टाइम ज्यादा लगेगा। तो एटलीस्ट जो भी मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं उसको सेम लेवल पे मेंटेन रखे, उसको ज्यादा प्लस माइनस नहीं करे। काफी लोग क्या करते हैं कि रोज के 20 पुशअप्स करते हैं या 1 किलोमीटर वॉक करते हैं, वो सब चीजें 15 साल से कर रहे हैं, लेकिन सडनली वो उस चीज को ट्राई करते हैं मैं इसको 10 किलोमीटर वॉक पे ले जाओ, 50-100 पुशअप्स करना शुरू कर दूं, तो तब जाके कोई ना कोई इंजरी होती है। तो उस एज में रिकवरी आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो जो भी आप एक बैलेंस डाइट, बैलेंस एक्सरसाइज, आप जो भी सेट हो गया आपकी बॉडी को। काफी लोग स्विमिंग करते हैं, मेरे पास अभी एक अंकल आ रहे हैं क्लिनिक पे, ही इज 84, लेकिन ही डज एवरीडे 1 आवर जिम 84 की एज में भी। तो उन्होंने वो चीज पहले से मेंटेन की, इसलिए आजकल कभी किसी ने कभी लाइफ में जिम नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं किया, वो 70 की एज में भी जिम में जाएगा तो इंजरी तुरंत ही हो जाएगी उनको। तो ही नोज क्या करना है मेरे को जिम में जाके, तो उन्होंने अपना प्लान उस हिसाब से थोड़ा चेंज करते गए एज के साथ में। जब यंग थे 30-40s में अलग वर्कआउट था उनका, 84 में अभी जिम में जाते हैं, वार्म अप करते हैं, थोड़ा 10 मिनट साइकिलिंग करते हैं, 10 मिनट ट्रेडमिल करते हैं, थोड़ा फिजियो बॉल या लाइट 1 और 2 kg डंबल से थोड़ा स्ट्रेंथनिंग करते हैं और आ जाते हैं। तो ही अंडरस्टैंड हिज बॉडी वेरी वेल, तो वो 84 की एज में भी प्रॉपर वर्कआउट करके अच्छा मेंटेन करते हैं। क्या बात है, आई एम श्योर वो गुलाब जामुन भी एंजॉय करते होंगे क्योंकि जो उस उम्र के लोग हैं ना, जैसे मेरे नाना जी है तो 87 ईयर यंग है, मैं उनको कहती हूँ, क्योंकि उनकी आप स्किन देखोगे, उनका बॉडी देखोगे, आपको ऐसा बेबी स्किन है उनकी, टोटली आप देखकर बोलोगे ही नहीं कि क्या उम्र है। और बाल है पूरे उनके हेड पे, ही इज एब्सोल्युटली फिट, उनका बॉडी देखे। या उनको अगर आप आज भी बोलो तो आज भी वर्कआउट वो करते हैं, जैसे सर आपने बताया वैसे ही। पुलअप्स, अभी मुझे मेरे 2 दिन पहले ही नाना घर पे आए थे तो बात हुई, तो वो बोल रहे थे कि बस मुझे है ना यही एक परेशानी है कि मैं पुलअप्स नहीं कर पाता तो उनका गोल इतना बड़ा है, बट वो आज भी प्राणायाम करते हैं, रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं। सर आपने बहुत सारी चीजें हमारे साथ शेयर की और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई एम श्योर जो भी लोगों ने सुना देखा उनको भी बहुत मजा आया होगा। कुछ आखिर में कोई भी टिप्स आपके आपके अकॉर्डिंग टू यू अगर देना चाहे, इज देयर एनीथिंग एल्स? जो मैं सारे पेशेंट को बोलता हूँ कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है लाइफ में। कोई भी, काफी लोग बोलते हैं सर ऐसी कोई दवाई बता दो जिससे स्ट्रेंथ बढ़ जाए, ये बढ़ जाए। ऐसी कोई दवाई होती तो ये जितने भी आप सेलिब्रिटीज है, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो कोई धूप में पसीना नहीं बहाता, वो अफोर्ड कर सकते हैं किसी भी सप्लीमेंट को। तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। आप एक लाइफस्टाइल को मेंटेन करिए, पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, सबको बैलेंस करके चलिए। आप वर्कआउट अपने लिए 1 घंटा निकाल के दीजिए। कोई भी एक्सक्यूज उसमें, काफी लोग बोलते सर मेरा जॉब टाइमिंग ऐसा है, मेरा बिजनेस ऐसा है, मेरा इतना ट्रैवलिंग रहता है, तो वो सारे ही एक्सक्यूजेज है, क्योंकि हमको जब हमारे लिए कुछ टाइम नहीं निकाल सकते तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। तो बस यही एडवाइस है कि आप एटलीस्ट 1 आवर स्पेंड करिए, आपको जो भी पसंद हो, एक 1 आवर का वर्कआउट और एक बैलेंस डाइट। तो हेल्दी रहने का यही एक तरीका है बिल्कुल। और सर आप खुद भी करते हैं, तो मुझे पता है रेगुलरली वर्कआउट करते हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं, आप खुद स्पोर्ट्स में हैं, आप खुद डॉक्टर होके इतना बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद भी आप खुद टाइम निकालते हैं। सो आई एम श्योर कि आपकी बातों से हम सब ने इंस्पिरेशन लिया है और रेगुलरली हम वर्कआउट करेंगे। मुझे कमेंट में भी आप बताइएगा, यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो, कि क्या आप आज से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, आर यू गोइंग टू वर्कआउट रेगुलरली और नॉट। जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच हिरेन सर, बहुत 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 ही मजा आया और मुझे लगता है एक और बार हमें मिलना चाहिए। होपफुली विल सी यू वेरी वेरी सून। आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। होप मेरे जो भी एडवाइस है तो आपके व्यूअर्स को सबको बेनिफिशियल रहेगी।
आई एम 100% श्योर. थैंक यू सर. एंड अगर ऐसे ही अलग अलग पॉडकास्ट देखने हैं तो व्यूअर्स को और लिसनर्स को जरूर मैं रिकमेंड करूंगी ये सब शेयर कीजिए, क्योंकि मैं अकेली या हिरेन सर सब तक नहीं पहुंच सकते हैं, बट ये नॉलेज आपके माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंच सकता है. तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और फिट भारत मिशन को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, बेल बटन को क्लिक ना किया हो, अभी कर दीजिएगा, सो दैट ऐसे ही सारे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आप मिस ना करें. तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच.